अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, ग़िज़ा ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। देखा जाए तो सेहत को बरकरार रखने में इसका बहुत अहम किरदार है। रमज़ान के मुबारक महीने में वैसे ही ग़िज़ा के मामले में देखा यह गया कि एहतमाम ज़्यादा होता है और हम खाने पीने का ज़्यादा ख़्याल भी रखते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से, और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरियम आरिफ, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा डाइटिशियन भी हैं, और जिनका ताल्लुक़ द किडनी सेंटर हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम पे इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। मिस मरियम, अगर बात की जाए कि ग़िज़ा इंसानी ज़िंदगी में किस हैसियत की हामिल है या क्या हैसियत रखती है हमारी सेहत के मामले में, तो आप क्या कहेंगी? ग़िज़ा बेसिकली बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सबसे पहले हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमें बहुत सारी डिजीज़ से, क्रॉनिक डिजीज़ से बचाने के लिए ग़िज़ा बहुत अहम रोल यानी प्ले हमारी करती है। मदाफ़ियत में भी एक अहम किरदार रखती है। क़ुव्वत मदाफ़ियत एग्जैक्टली उसमें जी। भी। इसके अलावा हमें बहुत सारे ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, लाइक बहुत सारे जो माल न्यूट्रिशन है उनसे बचाने में भी एक अहम रोल प्ले करती है। जी। उसमें फिर ये तो बेसिकली फिर ये कि न्यूट्रिशन तो है, अब उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ की रूल्स हैं, ABCDE। उसको एक्यूरेट भी होना चाहिए, B मीन्स उसको बैलेंस होना चाहिए, C है कैलोरी कंट्रोल होना चाहिए, D है कि लाइक बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, यानी E इज़ एक्सरसाइज भी इसमें आ जाती है कि लाइक सारी चीज़ें इसमें, डाइवर्सिटी, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ABCDE ये जो रूल्स हैं ये सारे इसमें होने चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर बात की जाए ग़िज़ा के कंपोनेंट्स की, क्योंकि जब भी ज़िक्र आता है तो बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया जाता है। मिसाल के तौर पर नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का भी ज़िक्र आता है, प्रोटीन्स का भी ज़िक्र आता है। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी ज़िक्र करते हैं जो शायद इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पर वाइटामिन्स वगैरह बिल्कुल, या कुछ मेटल्स। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से ये क्लासिफिकेशन है, कोई ग़िज़ा के कंपोनेंट्स डिफाइंड हैं? हाँ जी, बिल्कुल डिफाइन है। उसमें ये जो इनको 2 ग्रुप्स में डिफाइन किया हुआ है, लाइक एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मीन्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए, और माइक्रो जो कम मिकदार में चाहिए। 2 कैटेगरीज में उन्हें किया हुआ है। उसमें जो मैक्रो में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। अब इनके सही उर्दू की मुझे टर्म्स आप जिस तरह से बोल रहे हैं मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती हैं। लाइक तो वो प्रोटीन को लहमियात, आई गेस नशास्ता वगैरह उसके अंदर नशास्ता, प्रोटीन्स में नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स में नशास्ता नशास्ता वगैरह उसको, हाँ लहमियात आई गेस प्रोटीन को कहते हैं। हाँ, हम्म। तो फैट्स तो चिकनाई। अच्छा, लहमियात के मामले में इवन आई एम कंफ्यूज। हाँ एग्जैक्टली, मुझे ये वर्ड एक पता था। नशास्ता मैंने अभी सुना है, वरना मुझे नशास्ता का नहीं पता। जी। तो बेसिकली ये 3 जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। ये बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइक 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट से भी 4 और फैट से 9 मिलती हैं। तो ये एनर्जी के लिए मेन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका डाइट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। फिर इसके अलावा जो दूसरी तरफ आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। उसमें वाइटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। देन वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। वाइटामिन में वाटर सोल्युबल होते हैं, फैट सोल्युबल जो पानी में हल होते हैं, और चिकनाई में हल होते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं। इसके अलावा पानी भी आ जाता है, इटसेल्फ पानी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जिस्म का 70% पानी से ही बना हुआ है। हाँ जी, 70% जो बॉडी का पार्ट है वो पानी पे बेस करता है, तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा फाइबर भी है जो बेसिकली कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन उसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है डाइट में। उसको भी अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से रमज़ान के हवाले से एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग रोज़े के अमल से जब गुज़र रहे होते हैं या इतनी देर तक खा पी नहीं रहे होते, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो वहीं पर होती हैं, क्योंकि कामकाज में भी कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा होता। बल्कि मेरे ख़्याल से आम दिनों की निस्बत देखा जाए तो नींद वगैरह थोड़ी कम हो जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा भी आती है। ऑन दी अदर हैंड वो यही होता है, सो ही रहे होते हैं कि रोज़ा मेरे ख्याल से वो गुनूदगी की कैफियत होती है जो ओवरऑल होती है। लेकिन अगर सहरी वगैरह के उठने को आप मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल से नींद थोड़ी सी कम होती है नॉर्मल रूटीन के हवाले से। अच्छा, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग इतनी देर तक खा पी नहीं रहे होते, दिन का एक बेशतर हिस्सा या रोशनी का जितना भी हिस्सा होता है एक दिन में, वो हम बग़ैर खाए पिए गुजार रहे होते हैं, तो इस दौरान क्या बॉडी के अंदर कोई तब्दीलियाँ आती हैं ताकि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती रहें?
तब्दीलियाँ तो आती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से अपना डाइट को बैलेंस कर रहे हो उस टाइम पे भी। अब आप सहरी में उठ रहे हो, लोग ये भी करते हैं कि रात को ही करके लेट नाइट और सो गए। सहरी का जो मेन है कि आप अच्छी हेल्दी सहरी करो, उसमें जब आप सारी चीज़ें लोगे, उसमें फाइबर रिच चीज़ें ज़्यादा होंगी, लाइक उसमें फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको देगा, और सारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों में से भी सारी चीज़ें हमारी डाइट में होंगी, प्रॉपर एक हेल्दी डाइट होगी सहरी में जी। तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा। फिर पूरे दिन आप अच्छे से उसमें रह सकते हो रोज़े में। उसके अलावा जब अफ्तारी करोगे तो फिर एकदम आप वही एक टूट नहीं पड़ोगे, उसमें फिर आप बहुत कंट्रोल रहेगा, यानी आप अपने आप पर काबू रखेंगे और ग़िज़ा देखकर आप बेकाबू नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंसान की मुख्तलिफ़ उम्रों में ज़रूरियात भी तब्दील होती रहती हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे देखा जाए तो उनकी नशोनुमा हो रही होती है, मेरे ख्याल से हर चीज़ उनको ज़्यादा मकदार में चाहिए होती है। इसी तरह से आगे आते जाएँ तो जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, ज़रूरियात में तब्दीली भी आ रही होती है। तो क्या एज वाइज ग़िज़ा को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, डिफरेंट एज ग्रुप में वेरी करता है। उसके अलावा एज, आपका जेंडर, आपका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। एक तो डिफरेंट एज ग्रुप में भी आ जाता है, उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल क्या है उसमें भी आ जाता है, और इसके अलावा आपका अपना बॉडी का, आपके हाइट के अकॉर्डिंगली क्या आइडियल वेट होना चाहिए वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब हम किसी के लिए एक कहते हैं कि इसको 1200 चाहिए या इसको 2500 चाहिए, तो उसको उस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। ये एक नहीं कि एक ही एज ग्रुप के लिए एक ही बच्चे में वो सारों को वही जा रही हो, उसका हाइट, वेट, सारी चीज़ें BMI बेसिकली जो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो वेरी करता है। लेकिन हाँ, डिफरेंट एज ग्रुप में सबसे डिफरेंस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक यंग एडल्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर जैसे उसमें आप चले जाते हैं, ओल्डर एजेस में जाते हैं, तो फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। इस टाइप से वेरी करती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर बात की जाए उन मसाइल की या उन शिकायत की जिनकी वजह से लोग आपके पास आते होंगे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा जाने का रुझान नहीं है, तो ज़्यादातर कौन से ऐसे इशूज़ होते हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर लोग आते हैं? बच्चों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा डायरिया के बड़े केसेस आ रहे होते हैं, या चाइल्डहुड ओबेसिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन के बड़े केसेस आ रहे होते हैं। इवन इसके अलावा डिजीज़ स्पेसिफिक भी होते हैं। ओवरवेट तो होते ही, वो ओवरवेट की वजह से हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक जो हो रहे होते हैं, एंड देन वो एक उसमें जाके सर्टेन स्टेज पे जाके फिर वो क्रॉनिक डिजीज़ में भी मुब्तला हो जाता है। तो इस तरह डिफरेंट तरह के केसेस आते हैं। अच्छा, आपने बड़ा ही हैरत अंगेज़ दो चीज़ों का इंकशाफ किया कि बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन, हाँ जी बिल्कुल, और वो देखिए इसी तरह से चाइल्डहुड ओबेसिटी जी, क्योंकि बच्चों के अंदर मोटा होने का तस्वुर इतना ज़्यादा क्लियर था नहीं कभी, और अब मेरे ख्याल से ये रुझान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और इसमें ये भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं, क्योंकि सब्ज़ी फल बिल्कुल नहीं होता है डाइट में, और जब वो नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन के बड़े चांसेस होते हैं। अच्छा, बच्चों की बात हो रही है तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने तस्करा किया सब्ज़ी और फल नहीं होते, तो मैंने ये बड़ा देखा है कि बच्चे जो चीज़ जिस चीज़ के लिए उनके अंदर रग़बत पाई जाती है वो उसकी तरफ ज़्यादा मतलब उसकी तलब ज़्यादा करते हैं, जबकि दूसरी चीज़ों को वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। वालिदैन भी बच्चों की मोहब्बत में कुछ अरसे के बाद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये इसको पसंद है और ये इसको नहीं पसंद जी। ये कितना ज़रूरी है कि हम बच्चे की जब डाइटरी हैबिट्स को डेवलप कर रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो भी चीज़ें हैं वो उसको मिले। बिल्कुल, ये बहुत अर्ली चाइल्डहुड पे बहुत बेस करता है कि उस वक्त आपकी कैसी पेरेंटिंग किस टाइप की हो गई है। उस वक्त अगर आपको सारी चीज़ें, सारी बैलेंस डाइट उस वक्त से ही प्रैक्टिस की गई हैं, जो एक बैलेंस डाइट में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें भी फूड ग्रुप, मीट ग्रुप, सीरियल ग्रुप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारे के सारे फूड ग्रुप्स जो है, 6 जो है हमारे फूड ग्रुप्स, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ये नहीं कि घर में एक बंदा सब्ज़ी नहीं खाता तो सब्ज़ी नहीं बन रही है, या जो इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा अमल दखल होता है कि किसी घर में अगर एक पेरेंट में से कोई सब्ज़ी नहीं खाता या मुर्गी ही खाता है, लाइक वो इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है तो वही फॉलो हो रही होती हैं। और बच्चों के लिए तो बनी अलग होता है कि बच्चे कहाँ सब्ज़ी खाते हैं, आप जैसे ही डेवलप करवाओगे वो उसी वक्त सबसे अर्ली चाइल्डहुड में 5 ईयर्स की एज तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्या कहना चाहिए पुख्ता हो जाती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, कि जैसी आपकी हैबिट्स उसी वक्त डेवलप हो जाती हैं। अब अगर आपने एक बच्चे को लाइक फ़ास्ट फूड की आदत डाली नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसको नहीं होगी। अगर आप उसने पेप्सी ड्रिंक्स वगैरह, आपने कोला ड्रिंक्स वगैरह आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया उस स्टेज पे जाके, तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा, उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता,
जब आपने एक गलत चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई भी है तो फिर तो उसका ऑब्वियसली होगा जी। इसमें सोडियम कंटेंट कितने बच्चे जो स्नैक्स वगैरह कर रहे होते हैं उसी वक्त से उनका सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा उनकी डाइट में होता है, जितना हमें लेना होता है उससे 4 गुना ज़्यादा बच्चों की डाइट में भी इवन होता है। तो आप सोच सकते हैं एग्जैक्टली उनके अंदर मौजूद होती बिल्कुल, है। तो हाइपरटेंसिव तो एक स्टेज पे जाके उन्होंने होना ही है। और ये होता है कि जितने आपकी अर्ली चाइल्डहुड से आपकी डाइट जितनी हेल्दी और मेंटेन होगी तो उतनी लेटर एज में जाके आपको क्रॉनिक डिजीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शुगरी फूड और ये सारी चीज़ें हमें शुरू से ही प्रैक्टिस में होता है ना, तो फिर ये दो चीज़ें इसीलिए आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी के भी जो इतने है वो इसी वजह से। मिस मरियम, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर ग़िज़ा के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।